हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। राघव, याद है ना, कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम अपने मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए राघव ने जवाब दिया। तुमने उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। व्हाट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट माई प्राइवेसी? नवीन और चारू ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव को पूरी उम्मीद थी कि पापा ना सही मम्मा तो उनका पक्ष लेगी। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा पहले की तरह कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। चारू की बात सुन राघव को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। बस पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। नवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। नवीन के पिता कैलाश मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके नवीन को पढ़ाया। कैलाश अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज़्यादा नहीं पढ़ सके। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे नवीन को उच्च शिक्षित बनाना। नवीन ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज नवीन मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। नवीन की शादी कैलाश ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी चारू से की। चारू एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। नवीन के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। नवीन और चारू ने बहुत बार कहा मुंबई आना, पर वे दोनों नहीं मानते। कहते हमारा मन गांव में ही लगता है। नवीन साल में 1-2 बार गांव जाता। वे लोग भी मुंबई जाते तो थे, पर ज़्यादा समय नहीं रुकते। नवीन ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतज़ाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और चारू वीडियो कॉल पर उनसे बात ना करते हों। एक बेटे के जो फर्ज होते हैं उन्हें नवीन बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने नवीन की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। नवीन चारू पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने कैलाश बेटे का स्नेहिल स्पर्श पा फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर नवीन ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। नवीन, तेरी माँ चली गई, कपकपाती आवाज़ में इतना बोला। अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीते वक्त के साथ लगाव बहुत गहरा होता जाता है। शायद इसीलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझने के लिए पर्याप्त था कि नवीन सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब चारू ने अपने ससुर कैलाश जी को समझाया। पापा, अब तक तो आप दोनों थे, इसीलिए हम निश्चित थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? कैलाश जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। चारू ने उनके सामने घुटने पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन। मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, नवीन ने निर्णय सुनाते हुए कहा, और चारू ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। कैलाश अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगनी पर निर्भर थे, उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर चारू के सिर पर हाथ रख कर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ।
ज़मीन ठेके पर देनी होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। नवीन चारू वापस आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 17 साल का राघव नहीं समझता था। नवीन ने कुछ साल पहले 2 BHK फ्लैट खरीदा था। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा पड़ता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए राघव से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। राघव को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि राघव को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या कैलाश मुंबई आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से टीनेज राघव का मन समझौते के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन कैलाश आ तो गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। चारू ने उनका सामान राघव के कमरे में लगा दिया। राघव मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि नवीन अपने पिता को कितना प्यार करता है। कैलाश जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने बरसों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात नवीन और चारू तो समझते थे, लेकिन राघव के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। चारू कैलाश जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घूमने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहाँ कैलाश के कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लगी। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को शहर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। चारू ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा आप जाइए, मैं यहीं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ। कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। कैलाश पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने नवीन खड़ा था। कैलाश के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची? तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज़्यादा नहीं। कैलाश अब संतुष्ट थे। उनके मन का शयांश लगभग खत्म हो गया था। राघव के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मान अनदेखा कर देते। राघव हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। नवीन और चारू को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले चारू ने कैलाश और राघव दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। राघव, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, राघव ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। कैलाश गीता का पाठ कर रहे थे और राघव अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब कैलाश को भूख लगी। उठकर देखा तो राघव हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। कैलाश वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसीलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और राघव अभी भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कैलाश उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गरम करने के लिए तो सोचा ही नहीं।
कटोरी में दाल पलटने लगे। ना जाने कैसे कांच के बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। राघव दौड़कर रसोई में आया और वहां का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख ना चैन। गवार कहीं के। कैलाश अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से राघव का चिल्लाना। निरीह पशु की तरह खामोश खड़ी गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर राघव की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा शिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने नवीन और चारू को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। चारू राघव को धकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं ना? आइए आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा चारू, सारी दाल तो मुझसे। घबरा गए और अपमानित कैलाश ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। चारू ने खाना लगाकर पहले कैलाश को खाने दिया और उसके बाद रसोई समेटी। नवीन बिल्कुल खामोश था और चारू ने भी राघव को कुछ नहीं कहा। इसीलिए राघव को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठा हुए, कैलाश बुझते हुए आहत थे। नवीन भाव शून्य दिख रहे थे और चारू कैलाश को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं राघव के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद नवीन बोला, राघव, तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे। तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव क्यों? अब वहाँ क्या है, दादू भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया, ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहाँ, मिट्टी, गंदगी, गवार और लोग। राघव, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहाँ रहने वाले के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नवीन ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें गवार बता रहे थे। उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठा एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर नवीन, बच्चा है वो, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूं? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके, उन्हें गवार कह कर भी इसने कोई गलती नहीं की है। राघव, जिन्होंने तुम्हें आज गवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोहलू के बैल की तरह लगे रहे रहते थे। पापा, सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? चारू बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो नवीन से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा है। राघव, उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की ज़रूरत होती है। आज तुमने उनसे ऊंची में आवाज़ में बात कर रहे हो तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लो।
मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। तो गाइज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक ज़रूर